हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो कंजेनाइटल इस वर्ड से आप ये समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाई बर्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो और इसका डिफिनेशन देखते हैं। दीज आर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज ऑफ हार्ट और ग्रेट वेसल्स प्रेजेंट एट बर्थ। मतलब यहाँ पे जो हार्ट में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी होती है, मतलब कहीं ना कहीं उसके वॉल्व, सेप्टम या फिर वेसल में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसके आगे ड्यू टू डिफेक्टिव इम्यूनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ हार्ट बिटवीन 3 to 8 वीक ऑफ गेस्टेशन। मतलब जो डिफेक्ट होता है ये इम्यूनोलॉजिकल डेवलपमेंट के टाइम पे ही होता है। ओके, तो अब अपन देखते हैं आगे क्लासिफिकेशन। तो इसको हम ब्रॉडली दो इसके टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है एसाइनोटिक हार्ट डिजीज और सेकंड है साइनोटिक हार्ट डिजीज। तो एसाइनोटिक को आप ले सकते हैं कि जो अपना बेबी रहता है उसमें साइनोसिस नहीं दिखता है, और साइनोटिक जो हार्ट डिजीज है उसमें साइनोसिस सिम्टम दिखेगा। अब ये साइनोटिक जो हार्ट डिजीज है इसको फर्दर हम दो सब डिवीजन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है लेफ्ट टू राइट शंट लीजन और सेकंड है ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन। हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट शंट लीजन की वजह से होने वाले डिजीजेस। तो पहला इसमें है आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, सेकंड है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, थर्ड है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस और फोर्थ है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और नेक्स्ट जो है ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई लीजन या फिर संट या कनेक्शन नहीं होता। इसमें जो ब्लड का फ्लो में जो प्रॉब्लम आती है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आती है, मतलब नैरोइंग ऑफ वेसल्स ऐसा बोल सकते हो, वॉल की नैरोइंग हो जाती है, ऐसे बोल सकते हो आप। इसमें आते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस, ऑर्टिक स्टेनोसिस और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्टा। अब ये जो सेकेंड टाइप था साइनोटिक हार्ट डिजीज, इसको हम फर्दर दो सब डिवीजन में डिवाइड करेंगे। तो इसका जो डिवीजन होता है वो इस बेसिस पे होता है कि पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होता है तो उसमें ब्लड का फ्लो कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एक होता है डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, मतलब कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है उसमें ब्लड का फ्लो कम हो रहा है। और सेकंड इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो रहा है। तो डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो में आते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, ट्राइकस्पिड अट्रेसिया और पल्मोनरी अट्रेसिया। और इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो में आते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, टोटल एनामोलस पल्मोनरी वेनस कनेक्शन और ट्रंकस आर्टरियोसस, और लास्ट है हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। ठीक है, अब हम थोड़ा इनको डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट है एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। तो इसमें बात होती है एलआर शंट, मतलब लेफ्ट टू राइट शंट। तो ये जो लेफ्ट टू राइट शंट जो होता है इसमें होता क्या है कि जो ब्लड का फ्लो है अपना लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से राइट साइड ऑफ हार्ट की तरफ जाता है। इसका मतलब है कि जो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना उसकी मिक्सिंग होती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं एलआर शंट। और इसमें क्या होता है कि लंग्स गेट फ्लडेड, मतलब कि जो लंग्स मतलब पल्मोनरी ब्लड फ्लो इसमें ज़्यादा होता है, लंग्स की तरफ ब्लड का फ्लो इसमें ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मोर सैचुरेशन होता है। और इसमें क्या होता है नो साइनोसिस बिकॉज ब्लड इज स्टिल ऑक्सीजनेटेड। मतलब इसमें इसमें जो ये बात बोल रहा है इसमें होता है कि बॉडी में जो ब्लड की सप्लाई हो रही है उसमें वो पूरी तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जा रहा है, वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होके नहीं जाता है, इसलिए बॉडी में बेबी में साइनोसिस की प्रॉब्लम नहीं दिखती है। अब हम एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर आने वाले डिजीजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है एएसडी, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। इसमें होता क्या है कि देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन बोथ आर्टरिया। ठीक है, तो इसको हम पहले डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। अब इसमें ये क्या बोल रहा है कि जो अपना आर्ट्रियम है दोनों उनके बीच कनेक्शन होता है। तो ये रहा अपना राइट आर्ट्रियम, ये रहा अपना लेफ्ट आर्ट्रियम, इनके बीच जो सेप्टम है उसमें डिफेक्ट होता है। और यहाँ पे हमने बात की अभी कि एलआर शंट होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट जो ब्लड का फ्लो होता है। तो लेफ्ट टू राइट ही क्यों होता है उसका उसके पीछे रीजन ये है कि अपना जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट होता है ना उसमें जो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हाई रहता है। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से अपना लेफ्ट ऑर्ट्रियम से ब्लड राइट ऑर्ट्रियम की तरफ जाता है। ठीक है, अब इसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ता। अब क्या है कि अपना जो राइट ऑर्ट्रियम है उसमें ब्लड कहाँ से आ रहा है, सुपीरियर वेना के पास से भी ब्लड आ रहा है और इंफीरियर वेना के पास से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। इसके अलावा ये तो नॉर्मल कंडीशन थी, इसके अलावा
अब क्या है कि हमारा सेप्टम जो डिफेक्ट है उसकी वजह से एक्स्ट्रा ब्लड राइट ऑर्टरी में आ रहा है। तो अब क्या हुआ कि राइट ऑर्टरी में ब्लड ओवरलोड हो गया, ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गया ब्लड, तो मतलब राइट वेंट्रिकल में भी ब्लड बढ़ गया। अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सर्कुलेशन जाती है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, मतलब लंग्स की तरफ अपना ब्लड ज़्यादा अमाउंट में जाएगा, तो लंग्स भी ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, तब हमने बात कर ली। ठीक है, तो रीजन हमने देख लिया, ड्यू टू मोर प्रेशर इन लेफ्ट आर्टरी, उसकी वजह से ब्लड जो होता है राइट आर्टरी में जाता है। इफेक्ट हमने बात कर ली कि आर ए और आर बी ओवरलोड हो जाते हैं, एक्सेस ब्लड गोज इनटू पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये भी हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं साइन की। ठीक है, तो साइन में पहला है फिक्स्ड वाइड स्पीड S2, तो अपना जो हार्ट की साउंड होती है S1 S2। ठीक है, तो S2 जो होता है ना वो वाइड स्पीड S2 आवाज़ साउंड आती है उसमें। ये होता क्यों है? क्योंकि डिले ऑफ पल्मोनरी वॉल्व क्लोजर, क्योंकि जो S2 साउंड होता है वो ऑर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व के क्लोज होने से आती है। तो अब क्या है कि यहाँ पर पल्मोनरी वॉल्व की क्लोजिंग जो होती है वो डिले हो रही है, तो देयर इज अ डिस्टिंक्ट साउंड इन S2। उसके बाद है सॉफ्ट सिस्टोलिक मरमर। तो सॉफ्ट सिस्टोलिक मरमर में क्या होता है कि लो इंटेंसिटी का मरमर आती है। और नेक्स्ट है रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, अब क्या है कि पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है वहाँ पे ब्लड ज़्यादा अमाउंट में जा रहा है, तो लंग्स क्या है ओवरलोड हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लंग्स में कंजेशन आता है और उसकी वजह से रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन के चांस बढ़ते हैं। लास्ट है इसमें इजिली टायर्ड चाइल्ड। तो ये होता क्यों है? क्योंकि अपना जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वहाँ पे ब्लड नॉर्मल से अब कम जाने लगता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट आर्टरी से ब्लड जो सेप्टम है, सेप्टम की वजह से लेफ्ट आर्टरी से ब्लड राइट आर्टरी में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन है वहाँ पे ब्लड का फ्लो कम हो जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें लॉन्ग टर्म, मतलब अगर ये अनट्रीटेड रहा तो इसमें पल्मोनरी हाइपोटेंशन भी बनता है, और इसकी वजह से क्या होता है इसेनमेंजर सिंड्रोम अपनी बॉडी में दिखती है। तो इसेनमेंजर में होता है क्या है मेनली, इसमें आप ये बता सकते हैं एक अलग ही मतलब पढ़ने का चैप्टर है, फिर भी इसमें होता है क्या मेनली कि रिवर्स शंट, जो शंट अपना क्या बोलते हैं लेफ्ट टू राइट शंट था वो राइट टू लेफ्ट शंट बन जाता है, और उसकी वजह से फिर क्या साइनोसिस दिखने लगता है, जो कि साइनोसिस उसमें दिखता नहीं, लेकिन लेटेस्ट स्टेज में साइनोसिस दिखने लगता है अगर ये अनट्रीटेड रहा तो। ट्रीटमेंट इसमें सर्जिकल क्लोजर होता है। और इसमें नेक्स्ट डिजीज है VSD यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो इसमें क्या होता है अपना कि जो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है उसमें डिफेक्ट होती है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो कि जो अपना वेंट्रिकुलर सेप्टम है उसमें डिफेक्ट हो गया। ठीक है, तो अपना जो नॉर्मली जो ब्लड पल्मन जो अपना लंग से आता है, ठीक है, लंग से अपना ब्लड आया पल्मोनरी वेन के थ्रू अपना लेफ्ट ऑर्ट्रियम में आया, लेफ्ट ऑर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल गया। अब नॉर्मली बात करें तो ये उसको ब्लड को कहाँ जाना चाहिए था? राइट अपना ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे सेप्टम है। अब सेप्टम की वजह से ऑर्टा में तो जाएगा ही, साथ ही साथ सेप्टम के थ्रू फिर वो अपना ये राइट वेंट्रिकल्स में आता है, राइट वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी जा करके फिर लंग्स तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस क्या होते हैं कि मिक्सिंग होकर के फिर से पल्मोनरी सर्कुलेशन में जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अपना जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वहाँ पे ब्लड का फ्लो फिर से बढ़ा। ठीक है, लंग्स फिर से ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, तब इसमें क्या होता है कि इसमें जो इफेक्ट होता है उसका इफेक्ट क्या होता है कि लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से जा रहा है, बराबर हमने देखा अभी। अब उसमें क्या हुआ कि ब्लड मोर इन पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, बात कर ली हमने अभी। उसके बाद कहता है हार्ट पंप हार्डर। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि अब बॉडी में अब ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई कम होती जा रही नॉर्मल से, तो अब बॉडी में फिर अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो फिर उसके रिस्पॉन्स में ब्लड को भी पंप हार्डर करना पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो इसमें फर्स्ट है टैकिपनिया। टैकिपनिया में क्या हो रहा है कि जो ब्रीथिंग है वो एक तो नॉर्मल हो जाती है और रैपिड हो जाती है। ठीक है, और इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि बॉडी में जो होता है वो एयर का अमाउंट मतलब बॉडी में एयर ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसा फील होता है उसको। उसके बाद है पुअर फीडिंग। ठीक है, तो पुअर फीडिंग में अपने क्या हो रहा है कि जो अपना इन्फेंट है, तो इन्फेंट को क्या होता है कि फीडिंग टाइम पे उसको ऑक्सीजन के अमाउंट रिक्वायरमेंट अभी बढ़ जाती है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है और जो रेस्पिरेटरी एफर्ट है वो भी बढ़ जाता है। तो अब ये फीडिंग टाइम पे ये चीज़ें हो रही है, लेकिन अगर एक हेल्दी अगर चाइल्ड रहता है तो वो ये सब चीज़ें ओवरकम कर लेता है। लेकिन जब एक VSD का जो पेशेंट होता है, ठीक है, अगर VSD का वो इन्फेंट है तो
उसमें क्या होता है कि एक तो उसको टैकीपिनिया कंडीशन रहती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अब जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम रहता है उसका, ठीक है। अब हार्ट को मतलब हार्डर पंप करना पड़ता है उसको मैनेज करने के लिए। और उसका अगर फीडिंग टाइम पे उसको सकिंग, स्वॉलोइंग, ब्रीथिंग ये सब साइमल्टेनियसली करना पड़ता है, तो वो ये सब चीज़ें उससे मैनेज नहीं हो पाती, तो उस टाइम पे उसकी फीडिंग जो होती है पुअर होती है, ठीक है। और नेक्स्ट अपना सीटिंग ड्यूरिंग फीडिंग होती है, ठीक है। तो इसमें अपना क्या हो रहा है कि जो अपना हार्ट है उसको हार्डर पंप करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हो गया, ठीक है। तो उसको अगर ज़्यादा क्या बोलते हैं कि पंप करने की वजह से बॉडी में क्या बोलते हैं कि रिक्वायरमेंट, उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक जो होती है, मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। मोर कैलोरी बर्न होने लगती है, उसकी वजह से फिर अपना स्वेटिंग दिखती है उसमें। और उसके बाद है हार्ट स्पैन सिस्टोलिक मरमर, ठीक है। तो हार्ट स्पैन सिस्टोलिक मरमर क्या होता है कि ये काफ़ी लाउड रफ मरमर साउंड आती है थ्रू आउट द सिस्टोल, सिस्टोलिक मतलब थ्रू आउट द सिस्टोल होता है ये, ऐसे बोल सकते हो। और इसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? कॉम्प्लिकेशन में पल्मोनरी हाइपरटेंशन और इसेनमेंजर सिंड्रोम, जो कि हमने एएसटी के टाइम भी देखा, यहाँ भी वही होती है। अब हम नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं, वो है पीडीए यानी पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फीटल डक्ट कनेक्टिंग अओर्टा टू पल्मोनरी आर्टरी स्टेज ओपन, ठीक है। वो फीटल डक्ट क्या है? मतलब डक्टस आर्टरियोसस की बात हो रही है, जो कि अओर्टा टू पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट करती है, अओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी को। वो आफ्टर द बर्थ भी ओपन रहती है, ठीक है। इसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये रहा अपना डक्टस आर्टियोटस आर्टरियोसस, ठीक है। अब क्या है कि ये अओर्टा टू पल्मोनरी आर्टरी जो एक संट बनाती है वो ओपन हो रही है। ओपन होने से क्या हो रहा है फिर यहाँ पे कि अओर्टा में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो अपना पल्मोनरी आर्टरी में वापस जा रहा है, ठीक है। तो ये हो रहा है यहाँ पे मैकेनिज्म, ओके। तो इसकी वजह से, ठीक है, इफेक्ट क्या होता है कि टू मच ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोइंग टू लंग्स। तो बराबर सी बात है कि अगर पल्मोनरी आर्टरी में अगर ब्लड का अमाउंट बढ़ा तो लंग्स में भी वो क्या बोलते हैं, ब्लड का अमाउंट बढ़ जाएगा, मतलब लंग्स ओवरलोड हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है इफेक्ट इसका, बॉन्डिंग पल्स दिखती है। तो बॉन्डिंग पल्स की बात करते हैं। बॉन्डिंग पल्स में क्या होता है कि जो अपना पल्स है ना वो काफ़ी रैपिड रहती है, ठीक है, रैपिड रहती है, वो हाई काफ़ी दिखती है ऐसे, ठीक है, उसका प्रेशर हाई रहता है उसमें, ये होती है बॉन्डिंग पल्स। और नेक्स्ट उसमें कि इंक्रीज वेनस रिटर्न टू लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये बात तो ऑब्वियस है कि अगर पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा, ठीक है, वो बढ़ा क्यों? क्योंकि अपना वो आउटा के थ्रू वहाँ पे डॉक्टर आर्टरी से वो जा रहा है वहाँ पे। तो अगर पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड का फ्लो बढ़ा, वापस लंग्स में गया, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे हुआ, मतलब ऑक्सीजनेशन हुआ वहाँ पे, फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू क्या करेगा वो, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस आया लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो वही है कि वेनस रिटर्न जो होता है बढ़ जाता है वापस। एक तो नॉर्मली आ रहा था, लेकिन अब यहाँ से आउट टाइम्स के थ्रू यहाँ से फिर से ब्लड इसमें बढ़ गया, अब पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड और बढ़ा, तो वापस रिटर्न भी तो वापस बढ़ जाएगा वो, ठीक है। हम बात कर लेते हैं साइन की। तो साइन में क्या होता है, कंटिन्यूअस मशीनरी मरमर, ठीक है। तो कंटिन्यूअस मशीनरी मरमर की मतलब कि जो मरमर का साउंड है वो कंटिन्यूअस आती है। और उसमें क्या होता है कि वो जो साउंड होती है वो लाइक मशीन कोई ऐसे रोल कर रही है, लाइक मशीन इज रोलिंग, ऐसे साउंड आती है। और वो स्टार्ट सिस्टॉल से होता है और डायस्टॉल तक कंटिन्यू रहता है, इसलिए बोलते हैं कंटिन्यूअस मशीनरी मरमर। उसको आता है वाइट पल्स प्रेशर। वाइट पल्स प्रेशर, तो पल्स प्रेशर क्या होता है कि अपना जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है उसका जो डिफरेंस होता है वो पल्स प्रेशर होता है। तो ये जो अपना जो डिफरेंस होता है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली जो होता है ना पल्स प्रेशर वो होता है 30 to 40, लेकिन जो वाइट पल्स प्रेशर होता है वो मोर देन 60 चला जाता है, ठीक है। इसका है फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन। अब क्या है कि इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन बढ़ गया, वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड बढ़ जाता है, ठीक है, लंग्स ओवरलोड हुआ, पल्मोनरी कंजेशन हो सकता है, चांस बढ़ जाते हैं होने के। तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो इसमें इन्फेंट में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के चांस बनते हैं। और लेटेस्ट स्टेज में इसेनमेंजर सिंड्रोम फिर से यहाँ पे होने के चांस बढ़ सकते हैं उसके। अब इसेनमेंजर आया तो फिर से संट मतलब चेंज हो सकता है, बॉडी में साइनसिस दिख सकती है, ठीक है। अब बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में इंडोमिथासिन, आइबुप्रोफेन और फिर सर्जरी के थ्रू क्लोजिंग करना पड़ता है।
डक्टस आर्टरीज को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। जैसे कि यहाँ पे हमें नाम से समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो डिफेक्ट है वो आर्ट्रियो और वेंट्रिकुलर सेप्टम दोनों में ही डिफेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। देयर इज ए कनेक्शन इनसाइड हार्ट एंड वॉल एंड प्रॉब्लम फ्रॉम बर्थ। मतलब कि यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है बाई बर्थ होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो संट होता है, संट बिटवीन मिडिल पार्ट ऑफ द हार्ट, जो कि कहाँ होता है, बिटवीन द आर्ट्रिया एंड बिटवीन द वेंट्रिकल। मतलब जो संट फॉर्म करेगा वो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल, इनके जो सेप्टम होते हैं उनके बीच ही फॉर्म करेगा, ठीक है। आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट, इसमें क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ टू वॉल्स, ठीक है, चाइल्ड में है वन बिग वॉल्स, ठीक है। तो मिट्टल और ट्राइकस्पिड जो वॉल होते हैं उनकी वजह पे उन दोनों को मिलकर कोई एक एक ही, वो दोनों मिलकर एक ही वॉल फॉर्म करते हैं, ठीक है। और या फिर अगर उसके अलावा या फिर लीकी वॉल भी बना सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ट्राइकस्पिड और जो बाइकस्पिड वॉल होता है वो यहाँ दोनों मिलकर एक ही वॉल यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और कोई सिम्टम भी नहीं है, तो एक तरह से एक कंपार्टमेंट पूरा बन जा रहा है हार्ट के बीच, ठीक है। तो पूरा मिक्सिंग ऑफ ब्लड यहाँ पे हो सकता है। तो इसकी वजह से जो इफेक्ट आता है वो क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड, जो आपने बताया अभी, एक्स्ट्रा ब्लड गोज टू लंग्स। अब एक्स्ट्रा ब्लड लंग्स में क्यों जाता है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो अपना पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। इसकी वजह से मतलब कि इजीली जो ब्लड होता है ना हार्ट से वो वहाँ जल्दी पहुँच पाता है। उसके बाद है हार्ट वर्क्स हार्डर, ठीक है। तो बॉडी में अगर पंप करना होता है पूरा बॉडी में ब्लड को, तो उसके लिए फिर इसको पंप हार्डर करना पड़ता है। लंग्स बिकम ओवरलोडेड, ठीक है। अब अगर वहाँ पे अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन ज़्यादा हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड ज़्यादा जा रहा है, तो वहाँ पे लंग्स जो है ओवरलोड हो जाता है ब्लड से। अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कंप्लीट AVSD, यानी कि कंप्लीट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, और दूसरा पार्शियल AVSD होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका बात करते हैं हम सिम्टम की। तो सिम्टम में होता है, फर्स्ट हम देख रहे हैं फास्ट ब्रीदिंग, ठीक है। तो बॉडी में एक तो यहाँ पे पूरे क्या होता है कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप हम देख सकते हैं कि जो अपना बॉडी में जो ब्लड की सप्लाई है उसमें अपना जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन वहाँ पे कम दिखेगी, या फिर ब्लड का जो अमाउंट है वो कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पूरा मिक्स हो रहा है। तो और पल्मोनरी सर्कुलेशन ब्लड ज़्यादा जा रहा है यहाँ पे, तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वहाँ पे ब्लड का तो फ्लो कम हो सकता है, या फिर जो अपना ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो कम हो सकता है। फिर डिफिकल्टी इन फीडिंग, उसके बाद है पुअर वेट गेन, नेक्स्ट है ब्लू स्लीप्स, ठीक है। ये समटाइम दिखता है, हमेशा नहीं दिखेगा। उसके बाद है एक्सेस स्वेटिंग और रिपीटेड लंग्स इन्फेक्शन। एग्जामिनेशन हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन में इसमें हार्ट मेंबर हम देख सकते हैं एग्जामिन करके, और इको टेस्ट की एग्जैक्ट डिफेक्ट कहाँ पर है उसके लिए। और ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे सर्जरी एक ऑप्शन होती है, ठीक है। थैंक यू। अब हम बात करते हैं एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के सेकंड सब डिवीजन की, वो है ऑब्स्ट्रक्टिव एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। अभी तक हमने पढ़ा था कि हमने देखा कि वही लेफ्ट टू राइट शंट देखा हमने, कि मतलब देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन आर्टरियम सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेसल के बीच कनेक्शन देखा हमने। लेकिन यहाँ पे हमें कोई कनेक्शन नहीं दिखेगा, देयर इज नॉट कनेक्शन या फिर होल इन सेप्टम और वेसल। यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, नैरो वॉल या फिर वेसल, मतलब जो वॉल और वेसल होते हैं वो नैरो हो जाते हैं। नैरो वॉल और वेसल जो हो जाती हैं, तो अब नैरो वॉल या वेसल होने की वजह से क्या होता है कि उनके थ्रू जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, ठीक है। तो फिर हार्ट हैव टू पंप हार्डर, मतलब हार्ट को फिर ज़्यादा प्रेशर से पंप करना पड़ता है। और इसके बाद क्या है, नो साइनोसिस बिकॉज ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड, मतलब यहाँ पे भी साइनोसिस हमें पेशेंट में नहीं दिखेगा, क्योंकि बॉडी में जो ब्लड की सप्लाई है वो स्टिल ऑक्सीजनेटेड है। ये हमने जो बात की अभी, ये सारे मतलब जो भी पढ़ने वाले इसके अंदर डिजीज वो सब में ये दिखेंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर आने वाले डिजीज की बातें कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट है पल्मोनरी स्टेनोसिस। इट मीन्स कि जो पल्मोनरी वॉल्व है और पल्मोनरी वेसल है, ठीक है, तो वो नैरो हो जाते हैं, ठीक है। तो अब पल्मोनरी वॉल और वेसल जो नैरो हो गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा, ठीक है।
मतलब यहाँ से मतलब राइट वेंट्रिकल तो पंप कर रहा है, लेकिन नैरो होने की वजह से ब्लड यहाँ जा नहीं रहा। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्सफुली पंप करना पड़ेगा। तो फोर्सफुली पंप करने में कैसे क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल की थिकनिंग होती है, जो उसकी लेयर होती है उसकी थिकनिंग हो जाती है, मसल की थिकनिंग हो जाती है, मतलब राइट वेंट्रिकल की हाइपोट्रोफी होती है। तो इसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ता है, जैसे कि अब यहाँ पे नैरो वेसल हो गई है। ठीक है, तो मतलब पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड का फ्लो कम हो जा रहा है, तो लंग्स के पास भी जो जो ब्लड का फ्लो वो भी कम हो जाएगा। तो वापस जो वेनस रिटर्न हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड वापस आ रहा है। ठीक है, तो उसमें जो होता है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जा रही है, मतलब कि अब ऑर्टा के थ्रू जो सिस्टमिक सर्कुलेशन के द्वारा जो बॉडी में ब्लड जा रहा है उसमें भी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें इफेक्ट ऑन हार्ट बात कर लेते हैं। अगर ये पल्मोनरी स्टेनोसिस हुआ तो हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि राइट वेंट्रिकल हाइपोट्रोफी हो जाती है और ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो। ठीक है, जैसे कि हमने बात कर ली अभी। अब ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो की वजह से सिस्टोलिक मर्मर ये साउंड आती है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं सिम्टम की। तो इसमें इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, तो इसमें क्या होता है कि जो मर्मर की साउंड आती है, तो अब ये क्या है कि इसमें जो वॉल्व है ना, ये वॉल्व नैरो हो गई है। तो जब नैरो वॉल्व से जब ब्लड का फ्लो होता है तो मतलब या तो टर्बुलेंट फ्लो होता है या फिर यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी ब्लड की फ्लो इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से ये इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर आती है। नेक्स्ट है साइनोसिस। अगर ये सीवियर कंडीशन होती है तो साइनोसिस दिखता है बॉडी में। नेक्स्ट है एक्सरसाइज इंटॉलरेंस इन ओल्डर किड्स। जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि अपना जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसमें ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम हो गया है, तो हमारे जो सेल्स हैं उनके पास भी ऑक्सीजन जो है कि कम जाती है, तो अपना एटीपी फॉर्मेशन मतलब ये सब चीज़ें कम होने लगती हैं, तो उसकी वजह से उसको क्या होता है एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होती है। और अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट है बैलून वल्वोनोप्लास्टी। ठीक है, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। और इसमें नेक्स्ट डिजीज है आर्टिक स्टेनोसिस। तो इसमें क्या होता है कि जो अपना आर्टिक वाल्व है वो नैरोड हो जाती है। ठीक है, तो अपना जो इसमें क्या है, जो आर्टिक वाल्व नैरो हो गई। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, जो ब्लड का फ्लो है लेफ्ट वेंट्रिकल टू आउटा वो कम हो जाता है। तो जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको काफ़ी फोर्सफुली या फिर प्रेशर से ब्लड का फ्लो कराना पड़ता है। इसकी वजह से इसका क्या होता है कि थिकनिंग होती है, इसकी मतलब कि थिकनिंग होती है, इसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोट्रोफी दिखता है। अब क्या हुआ, इसमें बाकी सारे जो फंक्शन है, ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी से जो लंग्स में ब्लड जा रहा था वो भी नॉर्मल हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का फ्लो मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसमें ब्लड का फ्लो कम हो जा रहा है, तो बॉडी में जो ब्लड का अमाउंट है वो कम जाता है। ठीक है, तो इसमें हम इफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोट्रोफी होती है और पुअर सिस्टमिक सर्कुलेशन, जैसा कि हमने बात की अभी। हम सिम्टम की बात करते हैं, उसमें हार्ट सिस्टोलिक मर्मर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो मर्मर जो सिस्टोल के टाइम पे आती है वो काफ़ी रफ होती है, लाउड होती है, और चूँकि ये नैरोड वॉल से जब ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है, वो हाई वेलोसिटी होता है, इसकी वजह से ये आती है मर्मर। नेक्स्ट है वीक डिलेड पल्स। इसमें क्या हो रहा है कि जो बॉडी में जो ब्लड का सप्लाई है सिस्टमिक सर्कुलेशन वो कम हो गया है, तो उसकी वजह से पल्स काफ़ी कम आती है। और अब जो कि बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन वो भी कम हो गया है, उसकी वजह से चेस्ट पेन, सिंकोप, डिस्निया ये सिम्टम आते हैं। नेक्स्ट अपना है कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर ये हो सकता है, सडन डेथ जो कि रेयर है लेकिन हो सकती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें होता है बैलून वल्वोनोप्लास्टी, लेकिन अगर सीवियर कंडीशन है तो उसमें हमें वॉल्व को रिपेयर करना पड़ता है, फिर रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। तो हम अब नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं, वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्टा। तो इसमें क्या होता है कि नैरोइंग ऑफ ऑर्टा यूजुअली आफ्टर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑर्टा की नैरोइंग होती है, लेकिन वो क्या होती है कि लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होती है, जहाँ पे वो यहाँ से वो ओरिजिन होता है उसका, वहाँ उसके फर्दर होती है उसकी। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये अपना एक है आर्का ऑर्टा है, वहाँ से 3 आर्टरी ओरिजिनेट होती है। फर्स्ट है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। ठीक है, उसके बाद है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और जो थर्ड है वो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो इसके बाद जो ऑर्टा में वो नैरोइंग होती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है
कि एक्चुअली अब यहाँ पे नर्विंग हो गया, ठीक है। तो अभी जो 3 आर्टरी हैं जहाँ ओरिजिनेट हुई है, ये क्या करती हैं, तो अपर बॉडी को सप्लाई करती हैं ब्लड के, ठीक है। और उसके फर्दर क्या होता था, यहाँ की फिर जो ब्लड की सप्लाई है यहाँ से फिर वो लोअर बॉडी में जाती थी। तब क्या है कि यहाँ पर नर्विंग होने की वजह से जो अपर बॉडी है वहाँ पे तो सप्लाई नॉर्मल रहेगी और काफ़ी प्रेशर के साथ ब्लड की सप्लाई होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से प्रेशर यहाँ बढ़ा रहता है। लेकिन जो लोअर बॉडी है वहाँ पे सप्लाई कम हो गई, ठीक है। तो इसकी वजह से इफेक्ट क्या आता है, इसी बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो की एबनॉर्मलिटी हो जाती है। वो उसमें क्या होता है कि जो अपर बॉडी है वहाँ पे वेरी हाई प्रेशर से ब्लड का फ्लो होता है और लोअर बॉडी में वेरी लो प्रेशर से ब्लड का फ्लो होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे नैरो हो गया है। और की इसका क्लासिकल साइन की बात करते हैं अपन। इसमें क्या होता है कि बीपी हाई इन आर्म्स एंड लो इन लेग्स, क्योंकि अगर जो ब्लड की सप्लाई जो अपर पार्ट में हो रहा है, ठीक है, तो उसके फर्दर जहाँ से वो जो अपना आर्टरी जो सप्लाई कर रही है, ठीक है, उनके बाद वो अपना नर्विंग अबॉर्टा हुआ, तो जो अपर बॉडी में जो ब्लड का जो फ्लो है वो काफ़ी हाई रहता है, तो वहाँ बीपी भी हाई रहती है। लेकिन जो ब्लड का फ्लो जो लोअर पार्ट में रहता है वहाँ पे कम फ्लो रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे ब्लड का प्रेशर भी कम रहता है, तो वहाँ पे बीपी हमें कम दिखती है, लो दिखती है बीपी। नेक्स्ट है वीक फीमोरल पल्स, ठीक है। उसके बाद है रिब नॉचिंग, ठीक है, एक्सरे में हमें रिब नॉचिंग दिखती है। और उसके बाद है हार्ट फेलियर इन इन्फेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिब नॉचिंग की बात कर लेते हैं कि रिब नॉचिंग कैसे फॉर्म होती है। तो ये जो कोलेटरल वेसल है ना, कोलेटरल वेसल कैसे ओरिजिन होती है, जब भी कहीं वेसल में जब ऑब्स्ट्रक्शन आती है, ठीक है, तो उसके आगे जो फर्दर जो ब्लड की सप्लाई है वो कम हो जाती है, ठीक है, नहीं हो पाती है। तो फिर जो कोलेटरल वेसल है ना वो फॉर्म करती है वो, और वो बाईपास जो एक तरह से बाईपास पाथ प्रोवाइड करती हैं, जिसके थ्रू कि आगे जो फर्दर ब्लड की सप्लाई हो पाए। तो यहाँ पर भी जब ऑब्स्ट्रक्शन हुआ अपना, ठीक है, aorta में, तो उसके जो अब क्या कि लोअर जो बॉडी पार्ट है वहाँ पे ब्लड का सप्लाई कम हुआ, तो फिर वो सप्लाई को मेंटेन करने के लिए कोलेटरल वेसल वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं aorta से, ठीक है। तब aorta से ओरिजिनेट होने के बाद फिर वो क्या करते हैं कि जो अपना रिब्स है, लिप्स का लोअर सरफेस से होते हुए वो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर जो रिब्स के जो लोअर सरफेस है वहाँ पे वो इरोजन कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें एक्सरे में फिर रिब्स नॉचिंग दिखती है, ठीक है। अपन बात करते हैं इन्फेंट साइन की। तो इन्फेंट में क्या होता है कि शॉक लाइक सिम्टम आते हैं उसके, और हार्ट फेलियर की कंडीशन बनती है। और ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे है बैलून एंजियोप्लास्टी और सर्जरी इन इन्फेंट।